कृष्णा सोबती कल 100 बरस की हो गई। आज उनके सर शुरू हुई ना कल 19 उनका 100वां वर्ष शुरू हो गया। ये पहला दिन है उसका। जैसा कि आप जानते ही हैं, कई बार इसको लेकर हमको झंझट भी होती है कि रजा फाउंडेशन ने लेखकों कलाकारों की जन्म शतियां मनाने का एक सिलसिला ही चला रखा है बरसों से। तो उसका एक दुष्परिणाम ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि आपने इसकी जन्म शताब्दी क्यों नहीं मनाई। तो ऐसे कुछ इस भाव से जैसे हमको एक ठेकेदारी दी गई है कि हम ही सबकी जन्म शताब्दी मनाएं। बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं, हमने अज्ञे, शमशेर, मुक्तिबोध, रजा, हबीब तनवीर, कुमार गंधर्व इत्यादि की जन्म शताब्दी मनाई है। और आगे भी हम विजय देव नारायण शाही, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, वासुदेव गायतोंडे इत्यादि की जन्मशती मनाएंगे। कृष्णा जी से रजा फाउंडेशन का एक विशेष संबंध भी है। वो हमारे 2-4 कार्यक्रमों में ही आई थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप जब रजा फाउंडेशन जाएं तो हमारे घर रुक जाइए। ठीक ना, तब तक उनके पति शिवनाथ जो लेखक थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने उससे कहा कि शिवनाथ जी 1 करोड़ रुपए छोड़ गए हैं, मैं उसे हाथ लगाना नहीं चाहती। मुझे क्या पता, हम कहा क्यों नहीं चाहती, उसको छोड़ गए हैं तो। बोले नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसको आपको दे दूँ। मैंने कहा मुझे? बोले रजा फाउंडेशन। मैंने कहा सुनिए, हमारे पास रजा साहब के फजल से काफ़ी है, तो इसलिए आप कहना नहीं। हम कहीं सोच लीजिए, 2-3 दिन बाद फिर बात करेंगे। मैं चला आया। 2-3 दिन बाद फिर उनका फोन आया। वो जिद्दी बहुत थी, जैसा कि आप में से जो लोग उनको जानते होंगे, अड़ जाए तो फिर अड़ जाए। तो फिर उनका फोन आया कि आप आइए, मैंने चेक तैयार कर रखे। तो उन्होंने 30 लाख का और 70 लाख के 2 चेक तैयार कर रखे थे। फिर मैंने उनसे कहा तो पर ये काहे के लिए दे रही हैं आप हमको? क्योंकि रजा फाउंडेशन तो अनेक कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय है, इसलिए इसको साहित्य और भाषा तक सीमित रखना चाहिए। कहने चिट्ठी बना दीजिए। वैसे मैंने वही चिट्ठी बनाई उन्होंने। ये कहानी चलती रही। जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार लेने पहले तो उनका जाने का सब तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पे उनकी कुछ तबीयत ढीली हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए और आप मेरे लिए उस पुरस्कार ले लीजिए। ठीक है। लीलाधर मंडोई उन दिनों ज्ञानपीठ के निदेशक होते थे। तो इन्होंने जब मुझे वो चेक देना का उपक्रम किया, तो मैंने कहा चेक आप खुद जाके दे दीजिएगा उनको, मैं बाकी जो कुछ है वो ले। तो मैं गया, उनको मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। थोड़ी देर बाद मैं घर चला गया। थोड़ी देर बाद उनका फोन आया कि आप चेक तो ले नहीं गए। मैंने कहा कौन सा चेक? बोले ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का। मैंने कहा तो वो तो आपका चेक है। मैं कहा नहीं, वो तो आप ही। तो इस तरह उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए रजा फाउंडेशन को दिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी और हिंदी लेखक ने कभी दूसरों के लिए इतनी बड़ी धनराशि नहीं दी हो। तो एक हम लोगों के मन में उनके प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव भी है। इस आयोजन में हमने कोशिश ये की है कि उनकी सभी कृतियों पर विचार हो, क्योंकि अक्सर सामान्य रूप से विचार होता है तो कृतियाँ इधर उधर थोड़े बहुत उदाहरण के रूप में उद्धृत होती हैं, लेकिन उन पर गंभीरता से विचार नहीं होता। और हमारा इरादा ये है, इस बहाने इन सभी निबंधों को एकत्र कर एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। अभी उनके 2 पूर्व अप्रकाशित, अपेक्षाकृत शायद कच्चे उपन्यास भी
लोकार्पित हो गए हैं उनको हमने विचार में नहीं लिया है, बाकी जितनी उनकी कृतियाँ हैं वो विचार लिया है। हमारे पास तो अब खेल का नियम जो होगा, खेल तो चलाएंगे ज्योतिष जोशी। इसके पीछे एक कारण ये है कि मेरा चेहरा आपको बार बार देखना पड़े, ये सजा देना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहूँगा और ज्योतिष जोशी इसको संचालित करेंगे। हर वक्ता से ये उम्मीद है कि वो 20-25 मिनट में अपनी बात कह दे, क्योंकि हमने समय का विभाजन कुछ इसी तरह से किया है। तो ज्योतिष है ना? हाँ जी। मेरे पास कुछ अंश हैं उनके सुनाने को, पर वो तब सुनाऊंगा जब सभा थोड़ी अधिक भरी होगी। कृष्णा सोपती जन्म शताब्दी संगोष्ठी के इस पहले सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि बताया गया, यह 2 दिवसीय संगोष्ठी सोपती जी की सारी पुस्तकों को केंद्र में रख के संयोजित की गई है, जिस पर विचार विमर्श के बहाने हम सोपती जी को ठीक से जान समझ सकें। पहले सत्र का विषय है डार से बिछोड़ी। आप सबको पता है कि डार से बिछोड़ी सोपती जी की लंबी कहानी है। पितृसत्तात्मक समाज में नारी जीवन की विडंबनाओं को उद्घाटित करने वाली कहानी है डार से बिछोड़ी। कहानी की नायिका पाशो, जो बाद में मालन नाम पाती है, पुरुष प्रधान समाज में जीवन जीने की न्यूनतम शर्तें तलाशती हुई और अधिक परतंत्र होती जाती है। एक जगह से दूसरी जगह लगातार भागते हुए जब अपनी ठौर पाती है, तब तक उसके तन और मन को न जाने कितनी बार रौंदा जा चुका होता है। पुरुष प्रधान समाज की बनाई गई रीतियों में बांध दी गई पाशो विडंबना ही है कि कभी अपने भाई की खैर मनाती है तो कभी दीवान जी की। एक बार का थिरका पांव जिंदगी धूल में मिला देगा, जैसी युक्त की यातना को झेलती पाशो की अपनी डार से बिछोड़ने की बेवशी पर केंद्रित है यह सत्र। और इस सत्र के 2 वक्ता हैं। पहले वक्ता हैं प्रोफेसर संजीव कुमार, जो जाने माने कथा आलोचक हैं, कहानीकार हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। आपकी अनेक पुस्तकें हैं, आप आलोचना के सह संपादक भी हैं। और दूसरी वक्ता हैं सुश्री रश्मि भारद्वाज, जो समकालीन कविता में एक मजबूत उपस्थिति हैं, कथाकार भी हैं और स्त्री विषयक और साहित्य के दूसरे प्रसंगों पर लगातार लिखते रहती हैं। तो हम आप दोनों वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं कि मंच पे आएं और सबसे पहले रश्मि भारद्वाज इस सत्र की शुरुआत करें। शुक्रिया ज्योतिष जोशी जी, और शुक्रिया मुझे पहले नंबर पे बुलाने के लिए। आप सबको मेरा नमस्कार। वह भी फरवरी का ही महीना था। यह भी कैसा संयोग है कि वह भी फरवरी का ही महीना था। डार से बिछड़ी की भूमिका में कृष्णा सोपती लिखती हैं, विभाजन के बाद के दिन थे।
दिल्ली के आकाश पर उतरा हुआ था फरवरी का पत्तों और हवाओं भरा उड़ता फरफराता मौसम। ऐसे ही किसी विकल बेचैन से फरवरी के दिन में, जब देश भी विभाजन की हृदयहीन अंधर की लपेट में लाखों लोगों को उसकी डार से निठुरता से विलग कर चुका था, एक दिन करजन रोड पर कृष्णा जी की आंखों के आगे शाह आलमी प्रकट हो गया। और उसी हिंदुआनी मुसलमानियों की भीड़ के बीच नकोर कमार का शर्माता इतराता मुखरा लिए, पीले छींट के जोड़े पर हरी भरी ओढ़नी संभालती, चुन्नी के छोड़ को मुंह में दबाए आंखों आंखों में हंसती पाशो दिखाई देती है। वही पाशो जिसकी नानी उसे कहती थी, संभल कर रे, एक बार का थिरका पांव जिंदगानी धूल में मिला देगा। कृष्णा जी की यह पासो 1849 की थी। आज फिर फरवरी है, वैसा ही विकल कर देने वाला किसी छली प्रेमी सा पल पल बदलता मौसम। पत्ते जाने किन डालों से बिछुड़ मेरे पाँव के इर्द गिर्द लिपट रहे होते हैं, जैसे कहना चाहते हो यह 2024 है, लेकिन पाशो तो अब भी जीवित है। गांव कस्बों की गलियों में अपने कुंवारे सपनों के साथ डोलती इतराती, किसी डाल से तोड़कर किसी आंगन में डाल दी जाती, फिर सूखे पत्तों से बुहार कर फेंक दी जाती। पाशो तो अब भी है, शहरों महानगरों की कंक्रीट की भीड़ में किसी पहाड़ी झरने सी उमकती, जिसकी चाल चलन देखकर बड़ी बूढ़ियां माथे पर बल डालकर कहती थीं, जिनकी माएं उन्हें दुहराती हुई रोकती हैं, संभल कर जो एक बार थिरका पाऊं। मैं सोचती हूँ काश जो पाशो बस एक बहुत पहले बीत गए कल का दंश होती, एक ऐसा स्याह कल जब पाशो और उस जैसी अनगिनत लड़कियों की नियति में अपनी डार से निर्ममता से विछोह नहीं लिखा गया होता। पर क्या पाशो की कोई डार भी थी? क्या पाशो की कोई डार अब भी है? कृष्णा जी स्वयं को स्त्रीवादी लेखिका कहलाने का विरोध करती थी। यह विरोध आज हिंदी साहित्य के सक्रिय लेखन के एक दशक गुजारने के बाद समझ में आने लगा है कि किस प्रकार एक विशेषण, एक टैग के अंतर्गत नत्थी कर किसी टेक्स्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसकी अनंत अछोर संभावनाओं को एक संकीर्ण दायरे में घेर कर सीमित कर दिया जाता है। और कृष्णा जी कोई अकेली नहीं थी। अंग्रेजी साहित्य में एक लंबी परंपरा रही है कि स्त्रीवादी विचारधारा पे औरतों के बारे में लिखते हुए भी वर्जीनिया वुल्फ, एनी ऑर्नो से लेकर आज नई पीढ़ी तक खुद को स्त्रीवादी लेखिका कहलाए जाने से गुरेज करती हैं। लेकिन डार से पिछड़ी पड़ते हुए मैं अपना स्त्रीवादी लेंस उतार कर रख नहीं पाई। यह उपन्यासिका, यह लंबी कहानी पाशो की है। इसकी धड़कन पाशो है, पाशो जिसका पांव थिरका भर नहीं है, घर की चौखट ही लांग गया है। उस पाशो की निर्मिति के कारक सभी अन्य तत्व जो अन्य ही हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, अंततः उसी स्त्रीवादी लेंस की अवधारणा को पुख्ता करते हैं, जो ये मानता है कि स्त्री एक मांसल लुभावनी देह भर नहीं है, कि समाज, धर्म, राजनीति उसे अपनी सुविधाजनक रूप से, अपने सुविधानुसार बेरहमी से गढ़े, इस्तेमाल करे और फिर रौंद कर एक दिन फेंक दे। उसकी देह युद्ध भूमि में योद्धाओं को राहत पहुंचाने वाली कोई यंत्र नहीं है कि सैकड़ों सालों से सारे युद्धों के बीच, सारे महायुद्धों के बीच उसकी देह ही बिचती और चींथी रौदी जाती रही है। इस उपन्यासिका के संपूर्ण गठन में किसी पार्श्वध्वनि सा एक प्रश्न निरंतर गुंजित है, जबकि वह कहीं कहा नहीं गया है, पूछा नहीं गया है। आप कान लगाएं तो उसकी अंतर्लय आप महसूस कर पाएंगे। क्या होती है स्त्री की डार? स्त्री की कोई डार होती भी है। अब आप उसे घर कहिए या सुनिए। स्त्री का घर एक स्त्री का स्वप्न है, जिसे गढ़ने में वो अपनी सारी उम्र खपा देती है, और वही उसकी कैद भी है। घर उसकी सुरक्षा, उसकी ठौर, उसका संबल है, तो वही उसका यातना गृह भी, जहाँ कभी कभी निकल भागने के लिए भी उसके पास कोई एक दरवाजा, एक चौखट नहीं होती। यह वह घर है जिसकी नींव में सत्ता के सारे कठोर बेरहम नियम, पितृ सत्ता नहीं बोलूंगी, पुरुष सत्ता बोलूंगी, बहुत कठोर बेरहम नियम बहुत गहरे धसे होते हैं। ईंट, गारा, सीमेंट, रंग, धर्म, समाज, राजनीति मिलकर मुहैया कराते हैं।
स्त्री बस ठेके पर काम करती एक राजमिस्त्री या एक मजदूर होती है जिसे कभी उसके काम की दिहाड़ी भी नहीं मिलती। स्त्री को लगता है कि वो अपना घर बुन रही है जहां उसके हिस्से की जमीन उसके हिस्से का आकाश होगा, लेकिन उसके हिस्से आता है एक बंदी गृह जहां की दीवारें जिसे अपनी आकांक्षाओं के रक्त से सजानी है, जिसके आंगन में उसके सपनों का मलबा दबा होता है। फिर वह स्त्री का घर कहाँ हुआ? लेकिन घर की चौखट के अंदर चीखने भभोरने वाले कुछ हाथ ही होंगे। बाहर खुली दुनिया है और हर ओर खतरा, दिन के घनघोर उजाले में भी भय और उस असुरक्षा की स्याह परछाइयां। यह कथा स्त्री के उस भय को हर कहीं अभिव्यक्त करती चलती है जिसे आप एक बीत गई बात, एक गुजरे जमाने की बात कहकर टाल नहीं सकते, क्योंकि यह आज का भी सच है। तब पाशो थी, आज निर्भया है। जिसे भी कहा गया था, आप याद कीजिए, उस रात की स्याही में घर की चौखट लांघने का दुस्साहस भला उसने किया ही क्यों? जन्म देने वाला घर ही जब कब्रगाह बनने की तैयारी करने लगे तो चौखटें लांघ ही दी जाती हैं। कितनी ही पाशो होंगी जिनके मन के आसपास मन से आवाज किसी थौकनी से चलती होगी, आती रहती होगी निरंतर, चलो चलो भाग चलो। और कितनी ही पाशो होंगी जो बेमेल विवाह के बाद भी अपने सपनों की अभरता को ही अपनी ठौर मान लेती होंगी, उसके दिए गहने कपड़ों को अपना सुख मानती, दिन रात ईश्वर को अगोरती होंगी जैसे पाशो। शैदाई से बनी इधर उधर देखती हूँ, कुछ न पा ऊंची ऊंची रोने लगती हूँ। दीवान जी, आँख खुलते ही कलेजे हुक पड़ती है। वाहे गुरु, इस गरीबनी को आप जी की ओट करता मेरा यह छोटा सा राजपाट बना रहे। मनुष्य मात्र ही मौसमों के बेरहम मार के बीच घर की ठौर खोजता है, समय के क्रूर आघातों के बीच 2 पल का चैन लेने घर की ओर लौटता है। फिर पाशो तो एक अपराधिनी माँ की नाजुक सी किशोरी है जिसकी विकसित होती देह उसके अपनों को ही चुभने दुखने लगती। उसकी देह एक ऐसा दंश है जिससे उसके घर वालों को उसकी माँ के स्याह अतीत की याद दिलाती है, उस इज्जत की जिसे संभाले सहेजे रखने का सारा जिम्मा सिर्फ स्त्रियों की देह के ही हिस्से आया है। तभी तो पाशो सुनती रहती, न कुछ समझती न कुछ कहती, बस अकेली बैठी बैठी सोचती रहती, न बरी होती निज बरी होती। फिर भी यह कैसी स्त्री है, सब गालियां सुनकर कष्ट झेलकर दंश खाकर कहती रहती है, जिए जागे, सब जिए जागे, अच्छे बुरे अपने पराए जो भी मेरे कुछ लगते थे सब जिए। हाँ, मैंने भी ऐसी ही अनगिन पाशों को अपने इर्द गिर्द देखा है। मर गई, खप गई, घर की चौखट नहीं लांघी, यही असीस्ती नहीं, सब जिए जागे, सब जिए जागे। हेलेन सेक्सु The Laugh of the Medusa में कहती हैं, I shall speak about women's writing, about what it will do. Women must write herself, must write about women, and bring women to writing from which they have been driven away as violently as from their bodies. For the same reason, by the same law, with the same fatal glow, not only with the bodies, but with the history too. कृष्णा जी खुद को स्त्रीवादी लेखक नहीं मानती हैं, पर उनके लेखन, उनके स्त्री पात्रों को हेलेन सेक्सु के इस कथन के आलोक में रखकर निरखा परखा जा सकता है। कृष्णा जी की ये नायिकाएं अपने देह और मन की व्यथा कहती हैं, अपने देह और मन की कथा कहती हैं, उस इतिहास की बात कहती हैं, बताती हैं जहां से उन्हें वंचित कर दिया गया, उस देह की इच्छाओं को ध्वनि देती हैं जो उनकी तो है पर उनकी कामनाएं व्यक्त करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। कृष्णा जी की पाशो या मित्रों स्त्रीवादी नहीं है, वे जीती जागती औरतें मात्र हैं, अपनी सारी कमजोरियों, कामनाओं, सीमाओं से घिरी अपने होने की कथा कहती और कहीं कहीं अपने होने को सेलिब्रेट करती, वे भी औरत। और इस होने की कथा के बीच वे अपने समय की नब्ज पर भी उंगली रख जाती हैं, बहुत हौले से, लेकिन रखती तो हैं। जहाँ शब्दों के बीच उतरने पर आप पाएंगे कि वे जैसी हैं, जैसा जीवन जी रही हैं, उसके पीछे कौन से तत्व हैं। वे तत्व जिन्होंने अपनी निरंतर साजिशों से अपने ही देश में उन्हें दोयम दर्जे की नागरिक बना के रखा है। वे सभी तत्व जिन्होंने उन्हें कभी इतिहास का अंग बनने नहीं दिया। सिख और फिरंगी सेनाओं के बीच लड़े गए चिलियांवाला युद्ध में एक पक्ष युद्ध के बीच और युद्ध के बाद बची हुई स्त्रियों का भी था। तब से लेकर आज तक वह
पक्ष इतिहास का हिस्सा होकर भी कभी लिखा नहीं गया, सहेजा नहीं गया, उनकी पीड़ा अकथ रह गई। और यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ऐसे अनगिन युद्ध है जहां एक पक्ष और सबसे मजबूत पक्ष स्त्रियों का होता है, जो कभी कहा नहीं जाता, बांचा नहीं जाता। इसके बारे में कृष्णा जी लिखती हैं, माओं के लाल गए, बहनों के वीर गए, सुहागिनों के सिरों की सरदारियां गईं, और गया राजवालों का राजपाट। पिछले पख तो घर घर जवानियां सोती थी, आज कुछ गवा लुटा, माओं की झोलियां खाली हो गई, न बाहें नहीं, न बाहों के छनकार। इस चलते पानी का ठौर कहाँ। ये कृष्णा जी की पहली उपन्यासिका है। इसे मैं कृष्णा सोबती के बनने की पूर्व पीठिका की तरह देखती हूँ। वह कृष्णा सोबती जिसे आगे मित्रो मरजानी और ए लड़की जैसी गाथा बुननी थी, जिनकी नायिकाओं के उद्दाम प्रवाह अनियंत्रित वेग को संभाल सकने में अब भी पाठकों से चूक हो जाती है। वह युवती कृष्णा पाशों को रचते हुए जैसे अपने कलम को बांध लेती है। बड़ी होती इस पाशों के चरित्र में जरा सी कौंध, जरा सी चमक, हल्की सी तरुणाई की आहटे लपटे दिखती हैं, और फिर कुछ इस वाक्य के इर्द गिर्द सब कुछ आ सिमटता है, संभल कर रे, जरा सा थिरका पाओ। यह पाशो अपनी माँ नानी की बेटी के किए गए अपराध की सजा पा रही है। नानी की बेटी खतरानी होकर मुसलमानों की हवेली जा बैठी है। इस घाव के सारे दंश पाशो की देह झेलती है। नानी कहती है, आग लगे उसकी जवानी की, राबिया खोल इसका फुलियों वाला परांदा। और उसकी देह की सारी लपटें ढकने से पहले ही राख कर दी जाती हैं। उसकी यौनिकता को उसके क्लेशों सा ही खूब कस कर बांध बूंद दिया जाता है। तभी पिता की उम्र के दीवान के लाल को भी वह प्रेम मान बैठती है, अपना सौभाग्य समझ संजोना चाहती है। तभी पति की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदार बरकत से बलात्कृत होते हुए भी न कांपी न चिल्लाई, ऐसे पड़ी रही कि पानी की मार से गली गलाई काट हूं। पड़ी रही, उठी नहीं। तभी बरकत द्वारा तीनों भाइयों और एक बूढ़े पिता की सेवा के लिए बेच दिए जाने पर भी उसे नियति मानकर देह और मन से उनकी सेवा में लगी रही। यह मान लिया, मैं भी चरखड़ी पर चढ़ी लज हूँ, कभी इस गागर कभी उस गागर, पर कहीं भी तो अपनी इच्छा से नहीं, अपनी कामनाओं के साथ नहीं। मुझे लगता है कि पाशो की माँ का चरित्र अगर जरा भी उभारा गया होता तो वहां पर हमें यौनिकता की और जो उनके कृष्णा जी के स्त्री पात्र हैं उसकी कुछ झलक हमें मिलती, जिसके बारे में बहुत आहिस्ते से कह के वो गुजर जाती हैं, और हमारा ध्यान लगातार पाशो और उसके नहीं थिरकते हुए पाँव को नियंत्रित कर देने में लगा रहता है। यह पाशो हमेशा अपनी देह के खरीदार में ही अपना ठौर खोजने लगती है। उन्हें अपना प्रेम समझने की भूल कर बैठती है। एक और देह के ही एक और खरीदार मजले की मृत्यु के बाद सोचती है, इस घड़ी होते कभी मजले तो कोई छू सकता था इस देह को। यह पाशो इतनी जल्दी आत्मसमर्पण कर देती है, अपनी ही शोषकों से मिन्नतें करती है। यह कहीं कहानी कहीं आपको चुभने लगती है, बहुत दिक्कत देती है। फिर अब बहाने गढ़ते हैं कि इसका कालखंड पुराना है, जब सामाजिक परिस्थितियां इतनी ही संकीर्ण थी। स्त्री शिक्षा और आर्थिक मुक्ति के अभाव में स्त्री की देह ही उसका एकमात्र अवलंब थी, जिसके बूते उसे एक सुरक्षित दार मिल सकती थी। पर ये सारे जुटाए गए तथ्य अधूरे से जान पड़ते हैं, खुद को ही संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। विशेषकर यह याद करके कि यह पाशो कृष्णा सोबती की कलम से निकली है, वह स्त्री जिसने कभी हालातों के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। और जैसा कि अभी अशोक जी बता रहे थे कि एक जिद्दी स्त्री थी, जिज्ञासा से भरी। यह कथा विभाजन के आसपास लिखी गई थी, जो कृष्णा जी की भूमिका के अनुसार पहले निकष पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उन्हीं दिनों अमृता प्रीतम की पिंजर भी लिखी गई, जिसकी पृष्ठभूमि भी विभाजन पर आधारित है। ऐसे में पाशो का पूर्वों से तुलना होना लाजिम है, क्योंकि भले ही पाशो का चरित्र विभाजन के दौरान गढ़ा गया, उसे रचने वाली कृष्णा जी और अमृता प्रीतम समकालीन लेखिकाएं थी। और पूर्व में भी आत्मसमर्पण है, लेकिन वहाँ बहुत प्रतिरोध है, वहाँ बात बात पर प्रतिरोध है, एक जिद है अपने अस्तित्व को नहीं तोड़ने की, अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते रहने की। फिर मुझे यह भी लगता है कि रजस्वला की उम्र की किशोरी से, जिसके हालात और घर वालों ने उसे जीवन की आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा,
जिसने जीवन में सिर्फ समझौते की भाषा सीखी, उससे मैं विद्रोह या प्रतिरोध की आस कैसे रख सकती हूँ? जबकि पाशो में उस प्रतिरोध की महीन सी गौंथ दिखती तो है, उसके अंदर इस हाल में भी जिंदा रहने का जज्बा तो है। हालात इतने क्रूर हैं कि उसे अपने ही घर में दफना देने की बातें चलती हैं, फिर भी यह नायिका किसी ताल तलैया में डूबने या जहर खाकर मरने की नहीं सोचती। तब भी नहीं जब सोचती है अब मुझे किस घर की बाट चुभनी है, किस ठौर ठिकाने की राह देखनी है। मुझे लगता है कि कई बार प्रतिरोध यह भी होता है कि आप टिके रहें, हालात कैसे भी हों, आप जिंदा रहें, अपनी जिंदा रहने की जिद बचाए रखें। और यह जिद से मुझे यहाँ कृष्णा सोबती से पाशो को जोड़ती हुई दिखती है कि यह कभी भी भाग जाने या पलायन करने, जिंदगी को छोड़ देने की बात नहीं करती। ठौर खोजने की बात तो करती है, पर यह डटी हुई है। और जब हम पलायन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है यह भी अपने आप में एक प्रतिरोध है, क्योंकि कई बार मनुष्य ऐसे हालात होते हैं कि जैसे प्रतिरोध की हम साहित्य वाले एक गुंजाइश मान के चलते हैं और जैसी हमारे सामने आदर्श स्त्रियां हैं, वह संभव नहीं होता। अपने जीवन के पुरुषों में अपलम्ब खोजती पिता, भाई, पति, यहाँ तक कि अपने बलात्कारियों में भी ठौर ढूंढती, उन्हें असीसती हुई पाशो भी समाज का यथार्थ है, जो जन्म से ही स्त्री देह को इतनी सिंकचों में कैद रखता है कि वह बिना किसी मजबूत डाल में लिपटे खड़ी भी नहीं हो सकती। यह पाशो तत्कालीन समाज की गढ़न नहीं थी, आज भी हम बहुधा उसकी झलक पा सकते हैं। यह पाशो कहीं हम सब मुक्ति का संधान करती, अपना स्पेस तलाशती स्त्रियों के अंदर भी मौजूद है, जिन्हें अक्सर प्रेम और छल का अंतर भी समझ नहीं आता। प्रतिरोध की यौनिकता की तनिक सी कौंध लिए उस पाशो से यदि मैं मित्रों सी आग खोजती हूँ तो वह सिर्फ इसलिए कि कृष्णा जी का यह कथन उनके पात्रों को पढ़ते हुए मेरे ज़हन में लगातार चलता रहता है कि हर स्त्री में आधा पुरुष भी है और हर पुरुष में आधी स्त्री। पाशो, लेकिन सिर्फ पाशो है, डार से बिछड़ी अपनी डार में फिर से मिल जाने को विकल, अंत में यह जानते हुए भी कि मैं जो थी क्या वह फिर से लौट आई हूँ। कहीं से भी लौटना, उसी तरह लौटना कहाँ होता है। रूसो के कथन में थोड़ा सा परिवर्तन आते हुए कहूंगी कि woman is born free but everywhere she is in chain, not he, she is in chain। यह पाशो सिर्फ एक गढ़ी गई अपनी आज़ादी के लिए छटपटाती हुई एक स्त्री है, और यहाँ पाशो तो खुद पाशो में भी पाशो नहीं बचती है। हर नया ठौर, हर नए जगह में जहाँ से उठा लिया या चढ़ा लिया जाता है, वहाँ से एक नया नाम दे दिया जाता है, कभी नवेली तो कभी मालन। इस पाशो में मुझे कहीं भी बरकत, जैसा कृष्णा ने जी कहा कि हर स्त्री में एक आधा पुरुष भी होता है, मुझे यहाँ कहीं भी रहमत, बरकत, दीवान, शेख आदि की जरा भी कौंध तक नहीं मिली। किसी पाशो को बरकत, मलिक, दीवान जैसा बनना भी नहीं है, क्योंकि जब उसका लक्ष्य सिर्फ संपूर्ण मनुष्य कहलाना हो तो उसे क्यों आधा पुरुष भी अपने अंदर रखना है। सिर्फ उसके स्वयं के पैर धरती पर इतने मजबूती से टिके हों कि वो चाहे कितने भी थिरके, कितनी भी नई राहों पर भटके, उसकी डार बनी रहे, उसके हिस्से की डार, उसकी खुद की गढ़ी गई डार, उसके खुद का गढ़ा गया घर, जहाँ उसे प्रेम, सम्मान, समानता और न्याय मिले, बराबर का मनुष्य समझा जाए। शुक्रिया। संजीव जी, अरे यहीं बैठो। नहीं, नियम यही है। सत्र समाप्त हो जाएगा, फिर चले जाओ। शुक्रिया ज्योतिष जी, आदरणीय अशोक जी और हमारे सभी वरिष्ठ, समवयस्क, कनिष्ठ साथी। एक बहुत अच्छा वक्तव्य आपने अभी सुना, और अगर आप लोगों ने अभी अभी मेरी तरह डार से बिछड़ी को पढ़ा हो, पहली बार या दोबारा, तो आप ये महसूस कर पाते कि रश्मि ने जो पर्चा पढ़ा है उसमें कितने खूबसूरत तरीके से कृष्णा जी के अपने मुहावरों की आवाजाही होती है, और आप उस खूबसूरती को महसूस कर पाते। अगर आप भूल चुके हैं डार से बिछड़ी को, तो आप शायद सिर्फ उस तथ्य से प्रभावित होंगे जो रश्मि की बातों में आई है, लेकिन वैसे आप उसकी पूरी शैली से प्रभावित होते। तो इसके तुरंत बाद अपनी बात कहना एक चुनौती है, और ये वादा तो था कि पर्चा लिखना है और उस पर्चे की 20 मिनट में प्रस्तुति करेंगे, लेकिन मैं लिख नहीं पाया हूँ। मूलतः शिक्षक हूँ तो एक बार बोल देने के बाद लिखना मेरे लिए आसान होता है, तो शायद इसके बाद मैं लिख लूँ।
जो बातें आपके सामने कहूंगा। बिना लिखे आपको रहने नहीं देंगे हम चैन से। नहीं, मैं लिखूंगा खासतौर से आपकी ऐसी धमकी के बाद। सवाल ही नहीं। देखिए, जैसा आपने इस पूरी पीछे की बातचीत में सुना है, पाशो की कहानी है ये, और इंटरनल फोकलाइजेशन वाली कहानी है। इसका मतलब ये कि पाशो की जगह से ही आप घटनाओं में प्रवेश करते हैं। जिस तरह वो देखती है और जिस तरह वो महसूस करती है चीजों को, आप भी उसी तरह देखते और महसूस करते हैं। ये जो फोकलाइजेशन होता है या जो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, ये बहुत खास किस्म की चीज है। और मैं आगे बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे कृष्णा जी शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन बड़ी सख्ती से करती हैं और उसमें कोई विचलन नहीं होता। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। मैं उससे पहले आपसे इसके कथ्य पर, या कहिए कि अगर उपन्यास को उपन्यासकार का एक वक्तव्य माना जाए तो उस वक्तव्य पर कुछ बात करना चाहता हूं। अभी जब ज्योतिष जी ने शुरुआत की तो ये कहा कि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के जीवन की विडंबनाओं को दिखाती कहानी है। तो पाशो जिस तरह एक भटकन में है, लगातार एक जगह से निकलने के बाद कहीं भी कोई ऐसा ठौर नहीं मिल रहा जहां टिक कर उसका आगे का पूरा जीवन चले, बेसहारा और पर आश्रित, पर निर्भर, इस तरह की जो पाशो है, उसको पढ़ते हुए आपको निश्चित रूप से इस तरह के एक निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक लगता है। और मैं कह रहा हूं कि वो सही निष्कर्ष है। लेकिन आप देखेंगे कि इस कहानी में पाशो के अलावा भी स्त्री चरित्र हैं। पाशो की दोनों मामियां हैं, उसकी मां है जो किसी और के घर जा बैठी है, और पाशो जिन जिन घरों में रहती है उनमें कोई न कोई स्त्री चरित्र है। ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनके जीवन में ऐसी भटकन नहीं है, और उनकी जो पर निर्भरता है वो उस तरह की नहीं है जैसी पाशो की है। उनको उस तरह से अपनी इच्छा के परे जाकर परतंत्र जीवन नहीं जीना पड़ता है। तो उपन्यास के कथ्य के बारे में कोई भी सामान्यीकरण हम अन्य स्त्रियों के आधार पर क्यों नहीं करते, पाशो के आधार पर क्यों करते हैं। यानी अगर उपन्यास वास्तविकता को दिखला रहा है तो उस वास्तविकता के बारे में हमारा वक्तव्य पाशो की मामियों, पाशो की मां, पाशो जिन घरों में रहती है उस घरों में रहने वाली पहले से स्त्रियां जिनका स्थिर जीवन है अपेक्षाकृत, इनके आधार पर हम किसी जनरलाइजेशन तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, पाशो के आधार पर क्यों पहुंचते हैं जो सामान्य नहीं है, असामान्य है। मैं कहना चाहता हूं कि कथा बड़ी एक अजीब चीज होती है, उसमें असामान्य के आधार पर ही सामान्यीकरण होता है। असामान्य के आधार पर इस सामान्यीकरण को ही ध्यान में रखते हुए लुकाच को भी ये कहना पड़ा कि ये जो टाइप है ये औसत गुण की वजह से टाइप नहीं होता है। वो टाइप इसलिए होता है कि उसमें सभी ह्यूमनली एंड सोशली एसेंशियल डिटर्मिनेंट्स अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं, इसीलिए वो टाइप होता है। लेकिन मैं इसको अपेक्षाकृत आसान उदाहरण से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ही कह चुका हूं कि शिक्षक हूं, तो वो उदाहरण ये कि देखिए किसी की प्रतिरोधक क्षमता कम है लेकिन वो एक सुरक्षित वातावरण में है। माफ कीजिएगा, सुरक्षित वातावरण वाला मेटाफर मैं थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं बाद में कहूंगा कि वो क्या सावधानी जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं। वो एक सुरक्षित वातावरण में है जहां वायरस और बैक्टीरिया का हमला मुश्किल है, लेकिन उसी व्यक्ति को सुरक्षित वातावरण से बाहर निकाल दीजिए तो असलियत सामने आएगी। कौन सी चीज सामने आएगी? असलियत। हमने कहा और आपने स्वीकार भी किया कि हाँ ये असलियत सामने आएगी, क्योंकि तब जाकर पता चलेगा कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो स्त्री जब घर के वातावरण से निकलकर बाहर फेंकी जाती है उसके बाद यह पता चलता है कि वो किस हद तक वीकर जेंडर है। इसका मतलब यह नहीं कि घर आईसीयू है, इसका मतलब यह नहीं कि परिवार एक ऐसी जगह है जहां उसको इस तरह के वायरस और बैक्टीरिया का हमला नहीं झेलना पड़ता। वो बिल्कुल होता है। इस मामले में ये मेटाफर कमजोर मेटाफर है, लेकिन मैं सिर्फ इसको थोड़े ढीले तरीके से
समझने के लिए इस्तेमाल में ला रहा हूं। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो इस तरह की स्त्रियां होती हैं जिनको घर के उस अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण से बाहर निकलना पड़ा, उनको इस तरह के एक लंबे सिलसिले से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए ये यशपाल की 3 रचनाओं में मुझे दिखा। अगर और जगहों पे ये दिखे तो हम कह सकते हैं कि ये कथानक रूढ़ी की तरह है। सिर्फ यशपाल के आधार पर तो नहीं कह सकते, लेकिन यशपाल की दिव्या उपन्यास इसका उदाहरण है। और 2 कहानियां, दिव्या चूंकि आप सब लोग लगभग जानते हैं, इसलिए उसको रेखांकित करने में मेरी बहुत अलग से रुचि नहीं रही, लेकिन 2 कहानियां, मंगला और एक सिगरेट, उसमें भी यही युक्ति है। स्त्री एक जगह से निकलती है, और निकलती भी इसलिए है क्योंकि वो जगह भी उसके लिए सुरक्षित नहीं है, वहां भी वो तंगहाल है, परेशान है, और इसीलिए उसको वो जगह छोड़नी पड़ी है। पर वहां से निकलने के बाद जो दुनिया सामने आती है वो और भयावह है। तो ऐसे किसी चरित्र को परिस्थितियों के घात प्रतिघात में फेंकिए और फिर देखिए कि क्या नतीजा निकल कर आता है। ये एक कथानक रूढ़ी है जो यशपाल के यहाँ कम से कम 3 रचनाओं में मिलती है। और मैं फिर दोहराऊं कि इसको प्रॉपरली कथानक रूढ़ी यानी मोटिव तभी कहा जा सकेगा जब ये आपको कुछ और ज्यादा कृतियों में मिले। अभी ये कहना मुश्किल है। अब आप देखिए कि जिसको मैं कह रहा हूं कि इस असामान्य के आधार पर ही आप सामान्यीकरण तक पहुंचते हैं। विभाजन के दौर में क्या हुआ? जिस विभाजन के बारे में अपनी इस 2001 में लिखी हुई भूमिका में कृष्णा सोबती कहती हैं और जिस पर मैं आगे बात करूंगा, उस विभाजन में उर्वशी बुटालिया का अनुमान है कि कम से कम 75,000 ऐसी स्त्रियां थीं पुरुषों के द्वारा अपने धर्म की या दूसरे धर्म की, ज्यादा केसेस में दूसरे धर्म की स्त्रियां, जिनका अपहरण किया गया और बलात्कार किया गया। क्या आप ये कह सकते हैं कि चूंकि विभाजन एक बहुत ही असामान्य समय था, इसलिए उसके आधार पर स्त्री की सामाजिक स्थिति एसेंशियली क्या है ये नहीं कहा जा सकता? नहीं, आप उसी के आधार पर दरअसल उस स्त्री की स्थिति को, उसकी सामाजिक स्थिति को पकड़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक ये विभाजन के दंगे जैसी चीज नहीं हुई थी तब तक वो उस सोशल स्पेस में आई ही नहीं थी, इसलिए उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में उस तरह वक्तव्य दिया ही नहीं जा सकता था। तो मैं इस तरह भी सोचता हूं कि ये क्या थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं है कि सोबती और यशपाल दोनों पंजाबी और हिंदी में पंजाबी लेखकों, और अगर मेनलैंड हिंदी को देख लीजिए तो वहां के मुसलमान लेखकों को छोड़कर विभाजन की नोटिस को और किसी ने नहीं ली है। या तो वो अज्ञेय हैं, मोहन राकेश हैं, यशपाल हैं, कृष्णा सोबती हैं, भीष्म साहनी हैं, और या फिर वो राही मासूम रजा हैं और बदियुज्जमा हैं। इसके अलावा और किसी ने विभाजन की नोटिस नहीं ली है। तो ये दोनों पंजाबी लेखक, दोनों विभाजन के बारे में भी लिखने वाले लेखक, और दोनों के यहां ये वाली युक्ति जिसमें स्त्री अपने अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण से निकलती है और एक बहुत ही खतरनाक माहौल में पहुंच जाती है। अभी जो मैं कह रहा था कि अपनी इस भूमिका में, ये भूमिका जिसका रश्मि की हवाला दे रही थी, ये 2001 के संस्करण के लिए कृष्णा जी ने लिखा। और उस समय 1958 की अपनी स्मृति को याद करते हुए कैसे वो रचना विचार उनके मस्तिष्क में पैदा हुआ था, ये सब चीजें उन्होंने बयान की। उसमें विभाजन के समय का माहौल बताया है, और वो आप लोग संभवतः उस चीज पर गौर नहीं कर पाए होंगे। रश्मि की बात में उनकी उस भूमिका के अंश और इनकी अपनी बात बहुत खूबसूरती से मिक्स होकर आई थी, बहुत खूबसूरती से मिली हुई थी। तो वो उसमें बताती हैं कि 1947 के बाद का माहौल है, फरवरी का महीना, और दिल्ली शहर में वो एक ऐसे समूह के साथ हैं जो रिहेबिलिटेशन और इस तरह की चीजों में लगा हुआ है। रोज ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिससे बड़ी तकलीफ पहुंचती है। और ऐसी ही एक विचलित मनोदशा में वो करजन रोड से गुजर रही हैं। अचानक करजन रोड जो है वो शाह आलमी में बदल जाता है, लाहौर का वो प्रसिद्ध मोहल्ला जिसमें कि बहुत दुकानें हैं, छोटी छोटी फुटपाथों पर लगी हुई दुकानें। उनके बीच से गुजरती हुई एक लड़की दिखती है जिसकी आंखों में एक शरारत है, नटखट वाला भाव है, और फिर वो निकल जाती है और ये उसका पीछा करती हैं। लड़की दोबारा नहीं दिखती, लेकिन शाह आलमी जो फैंटेसी की तरह कृष्णा जी के मन में है, उससे गुजरते हुए वो जैसे सोबतियों वाली उस हवेली तक पहुंचती हैं
जहां की 100 साल पहले यानी 1849 में एक निर्णायक लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, और वहां की एक घटना बताती है। आपको इस पूरे प्रसंग को पढ़ते हुए लगभग ऐसा लगता है कि मुक्तिबोध की कला के 3 क्षणों की अवधारणा को कृष्णा जी हूबहू उदाहृत कर दी है, बिना बोले हुए, बिना ये कहे हुए कि ये मुक्तिबोध की बातें हैं। लेकिन वो तीव्र अनुभव क्षण जो उस पुनर्वास के और सेवा के काम में उनको हुआ, उस तीव्र अनुभव के क्षण का एक फैंटेसी में बदलना जो कर्जन रोड पर चलते हुए शाह आलमी के प्रकट होने में हुआ, और इसके बाद उसका लिखा जाना। तो आप समझिए कि प्रसंग विभाजन का है, लेकिन कहानी लिखी जा रही है 100 साल पहले की। चीजें इसी तरह आती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके सामने जो यथार्थ है आप उसको देखते हैं और हुबहू दर्ज करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मुक्तिबोध फैंटेसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता है कि वो आपके अंदर एक बहुत रहस्यपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया से गुजरने वाली चीजें होती हैं, और उसी को फैंटेसी कहा जाता है। फैंटेसी का मतलब तर्कातीत हो जाना नहीं है सिर्फ। तो 100 साल पहले की चीज वो याद करती हैं, और यह विभाजन जो आंखों के सामने है और जिसमें स्त्रियां दर दर भटक रही हैं, निश्चित रूप से ये उसके लिए एक प्रेरक है कि एक स्त्री जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसी तरह भटक रही थी, और अंततः एक युद्ध के दौरान उसकी ये भटकन और बढ़ती है, लेकिन आखिरकार एक संयोग से वो फिर वापस अपनी डार से मिल जाती है। रश्मि का उठाया वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या कोई डार होती भी है स्त्री के लिए। मैं अभी उस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पूरी बातचीत में या जिस तरह से मैंने सोचा था उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस प्रश्न से खड़ा होता है, और इस लिहाज से उस पर सोचा जाना चाहिए कि कोई डार है भी क्या। अब मैं जल्द ही खत्म करूंगा। कुछ चीजें इसके संरचनात्मक पहलू पर कहना चाहता हूं, जिसके बारे में अपनी उसी भूमिका में कृष्णा जी ने कई संकेत छोड़े हैं। उन्होंने ये बार बार कहा है अपनी इस भूमिका में कि ये बहुत सहज और सीधा सरल पाठ है, सीधा साधा पाठ है, और इस पर भी वो जोर देती है कि ये ऐसे लिखा गया जैसे किसी ने लिखवा लिया हो। पूरी की पूरी कहानी अंदर तैयार थी और वो पन्नों पर उतर आई। बल्कि इसीलिए मतलब कृष्णा जी के सोचने का तरीका कितना कंसिस्टेंट है, आप इससे समझिए कि उनके यहाँ अपनी इस बात को कहते हुए जो रूपक आते हैं, उन रूपक का भी आप अर्थ खोलेंगे तो वो उसके साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। जैसे वो कहती हैं कि कहानी अपने आप उधरती चली गई। अब कहानी के बारे में हम जानते हैं कि वो तो बुनी जाती है, उसको बुनना हम कहते हैं। तो कृष्णा जी उधरना क्यों कह रही हैं? इसलिए कि बुनी वो पहले जा चुकी है। पूरी कहानी तैयार होने का और सिर्फ लेखक के द्वारा वो क्रमबद्ध किए जाने का जो मायना है, वो इस उधरने वाले शब्द में बहुत अच्छी तरह खुलकर आया है। तो वो इस बात पर बल देती हैं लगातार कि बहुत सीधा सरल पाठ है ये, और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सीधे सरल पाठ के पीछे के व्याकरण को देखने की जरूरत है। व्याकरण शब्द जानबूझकर मैं कह रहा हूं, कोई बहुत मानक, जिसको हम सामान्य रूप से शुद्ध कहते हैं, शुद्ध भाषा बोल रहा है या बोल रही है, तो क्या यह जरूरी है कि उसे उसका व्याकरण पता हो, व्याकरण के नियम पता हो? नहीं, यह तो व्याकरण का काम है कि वो उसमें से उन नियमों को निकाल कर दिखाता है कि इस नियम से ये संचालित है। तो कृष्णा जी कह जरूर रही हैं कि बहुत सीधा सरल पाठ है, लेकिन आप उसे पढ़ते हुए अगर उस नैरेटोलॉजी के व्याकरण को ढूंढना चाहें तो आपको बहुत सारी मानीखेज चीजें मिलेंगी। मसलन ये वो कहती हैं कि मैंने जब बाद में इसको पढ़ा या अभी पढ़ा भूमिका लिखते हुए, तो मुझे लगा कि काश इसी तरह तेजी से कथा कहना मैं अभी भी कर पाती। पर आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह तेजी से कथा कहते हुए भी उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि कहां कितना ठहरना चाहिए। तो जिसको हम मैनिपुलेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम कहते हैं, मतलब मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उसका जो हिंदी अनुवाद किया वो आपके समझ में नहीं आता। दिक्काल की छल योजना, यह मेरा हिंदी अनुवाद है, पता नहीं कितना अच्छा है। तो वो जो दिक्काल की छल योजना होती है कथाओं में,
कि आप एकाएक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, एकाएक नहीं भी पहुंच सकते, बहुत आराम से भी पहुंच सकते हैं। ये जो छल योजना है, इसको कैसे चलाएं, कहां कितनी तेजी से आगे बढ़ जाएं, कहां एक झटके में पूरा दिन निकल जाएगा या शायद 6 महीने निकल जाएंगे, और कहां 15 सेकंड के एक विवरण को सामने लाने में लगभग आधा पृष्ठ खर्च हो जाएगा। इसका एक अद्भुत संतुलन आपको दिखलाई पड़ेगा कृष्णा जी के पूरे लेखन में। मैं उसका एक अंश जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। वो इसलिए भी दिलचस्प है कि इससे आपको कृष्णा जी की इस उपन्यास की शैली का अंदाजा मिलेगा, और मेरी बात तो पुष्ट होगी ही। जैसे मान लीजिए एक वाक्य में जब पूरा दिन गुजरता है, उसका उदाहरण है कि पाशो के बारे में जिस दिन उसके मामाओं ने तय कर लिया है कि इसका कुछ उपाय लगाना है, उस दिन उसको कमरे में बंद कर दिया गया। राह देखने लगी कब किवाड़ खुले, कब छोटे से दर्पण में अपनी छवि देखूं। ये अपनी छवि देखना, अपने से मुग्ध होना, ये चीज पाशो के साथ है। इसीलिए मैं कहूंगा कि बहुत दबे हुए स्वर में वो चीजें हैं, पर हैं, मौजूद हैं। पैराग्राफ बदलता है, पर संध्या से पहले कपाट नहीं खुले। पूरा दिन गुजर गया एक झटके में। अब इसके बाद देखिए कि जो रात होती है, उस रात में अपनी नानी को बगल में सोता हुआ छोड़कर उसे भागना उसने प्लान कर लिया है। उस भागने के विवरण को देखिए, कितने देर का वो कितना लंबा वक्फा है, और उसको बताने में कितने शब्द खर्च किए गए हैं। दिल में धौंस पड़ी, प्रभाती जोड़ मेले के बहाने मेरी मौत आई है। नानी के पुराने बूढ़े सांस उठ उठ गिरने लगे। मुंह पर से लोई उठा देखा, नानी नींद में बेखबर थी। तेल रिश्ती लौ और धीमी हो आई थी। भिड़े किवाड़ की कुंडी नीचे लटकती थी। सोचकर घबरा गई। चलो चलो भाग चलो। कपड़ा अलग हो गया, पीठ उठाई, चरमराहट, धुक धुक। नानी की सांस पहली से ही बजती रही। सिरहाने पड़ी ओढ़नी से मुंह सिर लपेटा और दहलीज की ओर बढ़ी। जान हथेली पर रख आधा कपाट सरकाया, पैर उठा, हौल पड़ते दिल से दबे पांव कोठे पर जा चढ़ी। बनेर पर से देखा, रात ही रात थी। 2-4 हवेलियों की माउंटियां और अड्डे वाली मस्जिद के ऊंचे मीनार दिखते थे। धुकधुकी से देह गीली हो गई। वहां वहां मुडेरे फांद पड़ोसियों की छत पर उतरी तो एक ही बात मन में आई, खोजो की हवेली, दौड़ चलो दौड़ चलो। बहुत छोटा समय है ये जिसका इतना लंबा विवरण है। तो कृष्णा जी को इस बात का गहरा अंदाजा, संभवतः है वो बहुत सचेत रूप से सोच समझ के किया गया प्रयोग न हो। उनका कथाकार मन ऐसा हो जो इसी तरह चीजों को सोचता हो, उसे 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 बिना बिना सुचिंतित तरीके से इस पर विचार किए भी यह पता हो कि कौन सी जगह है जहां ठहरा जाता है और कौन सी जगह जिसे छलांग मार दी जाती है जहां। तो एक तो ये, दूसरा मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक रेस्ट्रिक्टेड वेंटेज पॉइंट है जहां से आपको कहानी दिखाई और सुनाई जा रही है। वो अवलोकन बिंदु अवरुद्ध है क्योंकि ये प्रथम पुरुष वाचक है। पाशो खुद कह रही है अपनी कहानी। तो उसकी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं का बहुत सख्ती से पालन करती है, और उससे कथा में जो खूबसूरती लाई जा सकती है उसको लाने की अंतिम सीमा तक कृष्णा सोचती जा सकती है। सीमाओं का मैंने कहा कि आप ये अनुभव करेंगे कि उस अवरुद्ध अवलोकन बिंदु से बाहर कभी कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचती। अक्सर ऐसा होता है कि जो कच्चे कथाकार होते हैं, और कृष्णा जी ये लगभग शुरुआत की रचना है, इसके पहले शायद चन्ना लिख चुकी होंगी जो प्रकाशित नहीं हुई थी, तो प्रकाशित उपन्यासिका में से ये पहली है। तो 30 वर्ष की उम्र में या शायद उससे कम उम्र में ये इसका लिखा जाना शुरू हुआ होगा, और ऐसी कृष्णा जी के यहाँ एक भी विचरण आप नहीं चिन्हित कर सकते जिसमें आपको लगे कि अवलोकन बिंदु अवरुद्ध है, तो फिर ये जानकारी कैसे मिल रही है। और दूसरा ये कि उस अवरुद्ध अवलोकन बिंदु से किस तरह की चीजें कथा कथन में आए तो आपके लिए कहानी बिल्कुल अंदर उतरती भी जान पड़ेगी। आप देखेंगे कि जहां पाशो किसी चीज को देख नहीं पा रही है,
मतलब या तो आंख मूंद कर लेटी हुई है, या फिर कहीं कोई ऐसा अवरोध है कि चीज दिखलाई नहीं पड़ रही लेकिन सुनाई पड़ रही है। वहां आप भी अपने मनस चक्षु से उन दृश्यों को देखते हैं, अपनी आंख से नहीं देखते, अपने मन की आंखों से देखते हैं, या कहिए कान से देखते हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं जहां वो कान से, जैसे एक जगह एक मंझले है, मंझले नाम का कैरेक्टर है जो उससे प्रेम करने लगा है, हालांकि बहुत ही कठोर आदमी था, और उसको उठाकर ले गया वहां जहां युद्ध चल रहा है, वहां उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी करती है। तो मंझले कमरे में कब आया, वो नाराज आंख मूंद कर पड़ी हुई है, कब आया, उसकी पदचाप से उसको क्या पता चला, सुबह उठकर वो कैसे नहाने गया, कैसे उसने तहमत बदली, कैसे अपना सारा लड़ाई का जो तामझाम था वो अपने शरीर पर ओढ़ा और बाहर निकल गया, और बाहर निकलते हुए आज उसने कुंडी नहीं लगाई। ये सारी बातें आप बंद आंख वाले नरेटर के बयान के रूप में सुनते हैं, और उन्हीं ध्वनियों में महसूस करते हैं जिन ध्वनियों में ये चीजें उस नरेटर को महसूस हुई होंगी। अच्छा, और ये पाशो की जगह से जो आप चीजों को देख और सुन रहे हैं, उसमें कई तरह ऐसी बारीकी है जो 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 आप संभवतः कहानी को पढ़ते हुए उसका पूरा आनंद तो लेंगे, लेकिन जिसको आप अलग से चिन्हित नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहली बार जब वो अपनी माँ से मिलती है, उसकी माँ शेखों की हवेली में चली गई है, पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद ये घर से छोड़कर वहां चली गई। उस माँ से जब वो पहली बार मिलती है तो इस माँ को तो उसने पहचाना नहीं अपने जीवन में, बहुत छोटी थी तब माँ चली गई, अब वो बड़ी हो चुकी है। तो लगभग 2 पृष्ठों तक विवरण जो चलते हैं उसमें वो माँ शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। मतलब खाली संबोधन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये वाचक की बात कह रहा हूं। वाचक अपने पाठक को भी जो बता रही है वो माँ नहीं कहती, वो कहती है नानी की बेटी, रानी जैसी शेखों की घरवाली, वो मेरे मामाओं की बहन। लगातार इस तरह के ये पाशो के मस्तिष्क में उस स्त्री के लिए आती हुई संज्ञाएं हैं। वो अभी उसको मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। बहुत बचपन में उसने देखा था, होश संभालने के बाद उसने पहली बार देखा है, लेकिन उन 2 पृष्ठों के बाद जैसे ही उन दोनों में अंतरंग बातचीत शुरू होती है, आप देखते हैं कि पाशो के लिए वो मां हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं उन उदाहरणों को पढ़ूंगा नहीं अभी, लेकिन उन उदाहरणों से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये कथा के व्याकरण की एक अद्भुत पकड़ है, जो बहुत जरूरी नहीं कि सचेत रूप से कृष्णा जी के अंदर हो, वो अचेत स्तर पर चलती हुई चीजें होंगी, और उनका आपको उपन्यास में कई जगह पर असर दिखेगा। और अंत में इसकी भाषा देखिए, ये हम जैसे लोगों का दुर्भाग्य है, और हम जैसे लोग हिंदी के मानकीकरण के बाद पैदा हुए हैं कि हम कई तरह की ऐसी जुबानों का पूरा आनंद ही नहीं ले पाते। मुझे याद है कि स्नातक में पढ़ते हुए मैंने जिंदगीनामा पढ़ने की कोशिश की थी और नहीं पढ़ पाया था। बिहारी आदमी हूँ, पटना में था उस समय तक तो पंजाबी जुबान और नहीं समझ में आती थी, तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। ठीक उसी तरह जैसे हमारे दिल्ली के दोस्तों को मैला आंचल पढ़ने में दिक्कत आती और उनको मैं पढ़ाता था के दौर में, है क्या लिखा हुआ इसमें। आज भी मुझे दिक्कत होती है, और डार से बिछड़ी को भी दोबारा पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि बहुत पहले मैंने जब इसे पढ़ा था तो मैं इसका रस ले नहीं पाया था। तो डार से बिछड़ी की पूरी जुबान इतने स्वाभाविक तरीके से, इतने जैविक तरीके से कहिए उसके परिवेश की जुबान है कि आप अगर बाहर से हैं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत तलब हो सकती है, और नहीं तो आप पाएंगे कि वो इतने तरह के रजिस्टर्स का इस्तेमाल करना जानती हैं, इतने तरह के अलग अलग शब्द उस जुबान में आते चले जाते हैं, और ओवरऑल अगर आप कृष्णा जी को देखिए तो भाषा के साथ वो कितने तरह से बर्ताव कर सकती हैं। इसका एक अलग से काम इस पर होने की जरूरत है। मतलब एक और जिंदगीनामा, डार से बिछड़ी की भाषा, दूसरी ओर दिलो दानिश की भाषा, और तीसरी तरफ जिंदगीनामा वो तो उसके साथ है, और तीसरी तरफ समय सरगम की भाषा। अलग तरीकों से
अपनी बात कह सकती हैं। क्षमता कम लोगों में होती है, खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदिति भारद्वाज भी आई हुई हैं। कल इनका वायर में एक लेख छपा और कृष्णा जी पर, कृष्णा सोबती के जन्म शती वर्ष की शुरुआत एक तरह से इनके लेख से हुई, तो मुझे खुशी हुई इनको यहाँ देखकर। और हम लोगों के पास वैसे भी विकल्प क्या था, अशोक जी की तरह हम सभागार भरने का इंतजार तो कर नहीं सकते। तो धन्यवाद। और भर गया। धन्यवाद। सुनने के बाद लगा मैंने टेक्स्ट फिर से पढ़ा। रश्मि भारद्वाज ने और बहुत अच्छा। श्री संजीव कुमार ने बहुत विचारोत्तेजक बहस की डांस के विषय पर। अब हम आप दोनों वक्ताओं को कहते हैं कि आप नीचे श्रोताओं में शामिल हों और हम अपने अगले वक्ता को बुला रहे हैं, श्री लीलाधर मंडलोई। सीधे आ जाता हूँ। लीलाधर मंडलोई हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, आलोचक हैं, अनुवादक हैं। आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। आप चित्रकार भी हो गए हैं और संपादक तो हैं ही। आप ज्ञानपीठ के निदेशक थे, आकाशवाणी के महानिदेशक थे, दूरदर्शन में भी थे। अनेक किताबें हैं। मेरी भूमिका चूंकि सिर्फ सूत्रधार की है, इसलिए लोभ संवरण करते हुए मैं सिर्फ सत्रों को आगे बढ़ाऊंगा। कहने को तो मेरा भी मन करता है कि कुछ कहूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगला जो सत्र है वह कृष्णा जी की बहुत महत्वपूर्ण किताब जो अनेक खंडों में है, हम हशमत पर है। हम हशमत के बारे में थोड़ी सी 1-1.5 मिनट की बात। हम हशमत सोबती की अनूठी पुस्तक है जो अनेक भागों में है। पहले 2 भागों में 39 रेखाचित्र, संस्मरण और आलोचनात्मक व्यंग्य शामिल हैं। कहीं केंद्र में व्यक्तित्व है और कहीं व्यक्ति का रचनात्मक अवदान, तो कहीं लेखन की प्रासंगिकता की पहचान। सोबती के अंदर एक प्रखर आलोचक भी मौजूद है जो लेखक और लेखन के अंतर संबंधों और अंतर विरोधों की गहन पड़ताल करता है। पहला भाग निर्मल वर्मा पर संस्मरण से शुरू होता है और मनोहर श्याम जोशी पर रेखाचित्र से समाप्त होता है। दूसरा भाग नामवर सिंह से शुरू होकर अशोक वाजपेयी, गे और कमलेश्वर आदि पर केंद्रित है। इसमें लेखक जो नहीं हैं वे भी साहित्य कला की दुनिया से अनजान नहीं हैं। इस तरह हशमत नाम के लेखक को गढ़कर सोबती ने इस पुस्तक में साहित्य जगत को उसकी खूबियों खामियों से शामिल मानते हुए उभारा है। अब हमारे सामने मंडलोई जी हैं। उन्होंने हशमत के अनेक खंडों को समय दिया है। अब देखते हैं कि हम हशमत में ये किस तरह के हशमत शब्द होते हैं। मंडलोई जी। आदरणीय अशोक जी, आचार्य जी, दरअसल अशोक जी कई तरह के इम्तिहान लेते हैं, उसमें से एक इम्तिहान ये है। लगभग 1300 पेज 4 खंडों में, और आपको उन पर बोलना है। तो ये कोई फिल्म की तरह तो हो नहीं सकता, उसका ट्रेलर होगा या अधिक से अधिक थोड़ा सा कलात्मक भाषा में कहूँ तो कोई बहुत सुंदर सा मोन्ताज हो जाएगा 4 किताबों का। बहरहाल जो हो सकता है वो सामने है। हम हशमत से गुजरते हुए पहले तो फिराक साहब आए और उन्होंने लगभग जैसे पढ़ रखा हो तो कुछ कहा, कुछ ऐसे कि फिराक ने तुझे देखा था उफ किन आंखों से, है आज तक वही हैरत तेरी तमन्ना को। कृष्णा जी का एक कथन है, मैं अपने बहाने दूसरों के वक्त को जीती हूं, दूसरों के लिए अपने वक्त को जीती हूं।
वैचारिक निबंधों के अलावा कृष्णा जी ने अपने बहाने दूसरों का और दूसरों के लिए अपने वक्त को सुखनवरी के जिस इंटेंस अंदाज में जिया है, वैसे जीना कोई और कर ना सका। ऐसा नॉन फिक्शन कहीं और नहीं मिलता। आप जानते हैं कि 4 खंड हैं और इसमें यानी कि इस अवधि में जो मुझे मिली है, चारों पर बोलना मुमकिन नहीं। इसलिए मैंने कुछ वैसा ही सोचा जैसा कृष्णा जी सोचती हैं। उन्होंने एक जगह कहा है कि उन्हें प्राध्यापकीय आलोचना नहीं आती और ना ही उनसा बोलना। हाल मेरा भी ऐसा ही कुछ है। हम हशमत के कुछ समकालीनों पर उनकी भाषा में जो इशारे किए गए हैं, मैं सिर्फ उतना ही करूंगा। और समकालीनों के वक्त के साथ खुद हशमत के जीने के वक्त के हवाले जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ इशारा करूंगा। संगीत की भाषा में कहूँ तो इन खंडों में लेखकों, उनके समाज, उनके भीतर और बाहर की रागदारी, तालदारी और लयकारी के जो सुंदर उदाहरण हैं, उन पर बार बार निभाई जाती है। यानी दोस्ती और मोहब्बत नजदीकी दूरियों के साथ, जिसे आप साहित्य की भाषा में कहते हैं तटस्थ था, तो इतनी तटस्थ होकर कृष्णा जी चीजों का बयान करती हैं कि आपको हैरत होती है। एक कहावत है इस तटस्थता के लिए, जो उसका एक टुकड़ा है, गुड़ भरा हंसिया। उसके साथ होने में भी खुशी है और दर्द भी है, और हाँ, उससे कोई निजात भी नहीं। मीर का एक शेर कृष्णा जी की शैली के लिए, मीर दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, मीर दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रबानी उसकी। हशमत की भाषा ही नहीं, उनके विजन में जो विट और ह्यूमर की जिंदा दिल रवानी है, और समकालीनों से नजदीकी दूरियां हैं, और उन्हें अभिव्यक्त करने का ऐसा हुनर है कि खूबियों को गिनाने में कोई चूक ना हो, और वो कहने में भी जो कहना जरूरी है। तो पहले दिल्ली के एक पुरलुत्फ नज़ारे में चलते हैं, जहां हशमत एक दावत में है और लेखकों के भीतरी वजूद की एमआरआई करती जा रही हैं। बेहतरीन कहन की कुछ दिलचस्प सूक्ष्म सेवा सच्चाइयां आपको इन पंक्तियों में मिलेंगी। पहली पंक्ति, जैनेन्द्र जी जहां खड़े हैं वही गांधीवादी अदा, और खुद को जैनेन्द्र समझने की सर्वोदयी भंगिमा। हंसी को इंसानी दर्द बना लेने वाले अशोक सक्सेना, हंसते 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 चाहते हुए भी ना हंसकर रह जाने वाले कमलेश, एक साथ परंपरावादी तर्ज में प्रगतिशील हंसी मिलाकर हंसने वाले नामर्जक। कमलेश्वर की हंसी में खास किस्म की तुलसी और जिंदा दिली है। मन्नू से बात करने और उसका मजा लेने का ढंग ये है कि इन्हें राजेंद्र यादव से जरा दूर ले आइए, नहीं तो रो में आकर अपने शौहर की ही काट करने लगेंगे। नेमी जी को हमने अक्सर अकेले में देखा, रेखा जी सांस नहीं होती। राजकुमार की नजर उठती है तो लगता है कैमरे का बारचर खुल गया। भारती संजीदा
नो पलक से मंजे हुए। हाँ, फिराक ऐसे शायर हैं जो मिजाज के गुलाम नहीं, मिजाज उनका गुलाम है जो सोच लिया कि ये सही है तो बस फिर वही सही है। दोस्तों, ज्योतिष के हिसाब से मंडल में नक्षत्रों की जरूर मुठभेड़ हुई होगी, नहीं तो नागार्जुन प्लस नागार्जुन प्लस नागार्जुन तथा बा प्लस बा यानी बिहार ब्राह्मण बौद्ध के दबाव से हशमत पहली तारीख बरसों से जमे अपने थिए से उखड़ न जाते। ये जो डिकोडिंग है, कहीं आधी पंक्ति में है, कहीं एक पंक्ति में है, कहीं डेढ़ पंक्ति में है, लेकिन ये इस तरह से हशमत की जुबानी ही मुमकिन है। ये कहन का कमाल है और माशाअल्लाह ऐसा कमाल कहीं और देखने में आता नहीं है। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मुझे कृष्णा जी को समझने के लिए अपनी ही कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, तो वो सुनाते हुए फिर आगे बढ़ता हूं। जहां से आरंभ होता है अंधकार समुद्र में, बैठ किसी कछुए की पीठ पर नापूंगा यथा संभव गहराइयां, मिलूंगा जीव जंतुओं से, छूंगा डूबी हुई पहाड़ियों की देह, मिला ऑक्टोपस तो भरूंगा उसे बाहों में, अबेरूंगा मछलियों के कोमल रंग स्पर्श, पकड़कर किसी प्रकाशमान मछली की पूंछ, पकड़कर किसी प्रकाशमान मछली की पूंछ, पहुंचूंगा एकदम सतह पर जहां टिकाकर भारहीन पांव, छुपा लूंगा समुद्री पुष्पों का अविस्मरणीय सौंदर्य। मित्रों, दरअसल कृष्णा जी का साहित्य मेरे लिए समुद्र की मानद है। अंडमान निकोबार में था तो सबसे पहले समुद्र को जानने के लिए मैंने समुद्र शास्त्र की पढ़ाई की और ये पता चला कि समुद्र के सतह का जो हलातोल है, लहरों का जो हलातोल है, और हम जिस समुद्र को देखते या जानते हैं वो उतना ही नहीं है। वो समुद्र सतह से प्रशांत अंधेरे तल तक फैला हुआ, मेहराबों से दीखते परिंदों, गजलों की आवाजों, दोस्तों की सोहबत और लताफतों, आजादियों की लड़ाइयों, इंसानियत की महफिलों, आंसुओं के सैलाबों आदि, इन सब में आप पढ़ते हुए कृष्णा जी की शैली का वो हुनर देखते हैं जो अमूमन हमको उनके समकालीनों में नहीं मिलता। उनके लिखे में उतरने और टटोलने और अबेरने से आपको एक तरफ नाट्य जगत की प्रॉपर्टीज तो दूसरी ओर स्वर और दृश्यों का एक सिनेमैटिक जगत दिखाई देता है, मौलिक और संपन्न। उनकी भाषा में आपको देशज शब्दों की टेर मिलेगी जो कथ्य की खुरदुरी जमीन है जिस पर से रुक रुक कर जाना होता है। जैसा संजीव ने कहा, पंजाबी, उर्दू और हिंदी भाषा की ताने उनके लिखे में नवाचारी सिम्फनी की तरह सुनाई देती हैं, क्योंकि आपके अनुभव में भाषाओं का यह अंतःलोक नहीं है। इस तरह भाषाओं की ओर ले जाने वाली एक शिक्षक हैं, एक उदार और उदात्त गुरु लेखक जो अपनी रचनात्मक जिद में सच के अप्रत्याशित लोक में पाठक को हमसफर बनाती हैं और दिखाती हैं। वे दिखाती हैं कि समाज की बदसूरत सत्ताएं, चालाकियां, धूर्तताएं, अनाचार और शोषण में जो विकराल होती देश की स्थिति है, वे उसके प्रति आगाह भी करती हैं और अपने साहित्य में चेतावनियां, जैसे लोक का कोई बड़ा विद्वान लोक चेतावनी में ही अपनी बात करता है, तो उस तरह से वो अपने लेखन में करती जाती हैं। लगता है उनके लिए कलम एक ऐसा रोशन दिया है जो अंधेरों के खिलाफ कभी बुझता ही नहीं। किसी भी तरह की हवा और अंधड़ से न उसकी जोत जलकर खाक होती है और न खेत। एक लेखक अपनी जिद में इसी तरह मनुष्यता के लिए दीवाना होता है और रक्षक होता है। कृष्णा जी ने न केवल भाषा अपितु जीवन को भी प्रथमतः वाचिक, तदुपरांत लिखित लोक से उत्तर आधुनिक जीवन जगत के गहरे तक
समझने वाली, भावक और जिस लेखक के रूप में सामने रखा है, वो सभ्यता के काल सापेक्ष होने का भी उदाहरण बनता जाता है। हम हशमत यूं तो कृष्णा जी के अपने समय के सामाजिक सरोकारों पर एकाग्र है, जिसमें अपन कुछ समकालीनों पर ही कहेंगे जिनमें सामान्य जन भी हैं। हशमत के लिखे में एक सफर क्रिटिकल इंक्वायरी से लेकर क्रिटिकल एप्रिसिएशन तक बरामद होता है। मंडी हाउस की एक शाम का दृश्य है। एक शाम याद आ रही है मंडी हाउस की, चौराहे पर बहती हवाओं की, 4 सड़कों की हरियाली से निकलती, एक ओर सिकंदरा रोड, फिरोजशाह रोड, बाराखंबा रोड और बाबर रोड। हिमाचल हाउस के पास बने त्रिकोण पर बैठी 2 छुटकी सी छाबड़ी लगाए, एक चने मुरमुरे वाली राम रखी और दूसरी अल्लाह रखी मूंगफली वाली। यह आजाद भारत का सजीव चित्र है, जिसमें हशमत कहती हैं, हम तीनों ही देसी हैं। साहिब इसी को तो आजादी कहते हैं। जो कहना है वो इतनी हुनरमंदी और होशमंदी के साथ कहती हैं कि जन सामान्य को भी जब शामिल करती हैं तो वो उसका एक हिस्सा हो जाती हैं। कृष्णा जी में हम लोकतंत्र, आजादी और नागरिक समाज, उनके भीतर चल रहे सरोकारों को जब तक नहीं पहचानते, उनकी इन 4 किताबों को भी नहीं समझ सकते। अनेक विधाओं की जुगलबंदी में ये बोलती हुई किताबें हैं। दृश्य में जो कुछ घटित हो रहा है वो एक शब्द से लेकर कुछ पंक्तियों में कृष्णा जी की भाषा में साकार हो उठता है। एक उदाहरण, लेकिन मन में ये भी साफ था कि विश्वविद्यालयों के विद्वानों के बीच हमारा क्या काम। आगे एक और पंक्ति वो कहती हैं, आजादी के बाद की दिल्ली थी जिसके वातावरण में एक खास तरह की ताजगी थी जो आज उस तरह से दिखाई नहीं देती। एक पंक्ति में ही 2 बड़े कालखंड को इस तरह से कहना एक बहुत बड़ा हुनर है। और कथन में हम हशमत में मोहब्बत, अखलाक, दोस्ती, दर्दमंदी, कहने लिखने की होशमंदी, हुनर और इजहार का अंदाज आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम कारनामों की तरह पढ़ते हैं। राजेंद्र यादव शीर्षक निबंध में लिखती हैं, यादव में दूसरों को चमत्कृत करने की विस्फोटक क्षमता थी। विचार और आज के बाजार के प्रकाश की ये धंधे, धांधलियों के सहायक उपादानों को पहचानने की जन्मजात सजगता थी। अपने पक्ष को तर्कसंगत बना लेने की दक्षता भी कुछ कम न थी। इस लेख में यादव की पहचान वे एक दूरी से करती हैं। दोनों के बीच राग विराग का नाता रहा, सहमति असहमति का लोकतंत्र था, मैत्री भाव इतना भर ही जो दोनों एक दूसरे की लेखकी किरकिर को बचा सकें। जबरदस्त झगड़े के आधार पैदा ना हुए हों ऐसा न था, लेकिन दोनों ओर के झगड़े कभी आलाप पर ही समट गए और कभी उपसंहार पर जा लगे। दो के बीच रिश्तों का विवाह जिस सयानी दृष्टि से दृश्य में आता है वो रस करने योग्य है। लिखने की मर्यादा एक कला है जिसमें रूह का मान रखना जरूरी होता है। हशमत रिश्तों को बचाने में सदा फिक्रमंद रही हैं। इसी तरह हशमत ने नामवर सिंह संवाद और विवाद पर जो लेख है पत्र शैली में है, इसमें उन्होंने 2 भाषा में कहा और लिखा कि नामवर जी के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अभिनंदन पर जो था उनका लिखा वो साहस का पर्याय था। हशमत ने विचारधारा, हिंदुत्व, लेखकों पर आक्रमण, लेखकीय स्वतंत्रता, लेखकों की समझौता परस्ती और साथ में विरोध की क्षमता पर जिस तंज के साथ लिखा है वो पकी हुई वैचारिकी की मिसाल दी है और हासिल भी है। ये एक बहुत ही तर्कसंगत लेख है। संवाद की आड़ में विवाद के नाटकीय सच को
उत्खनन करने का कमाल यहाँ बार बार मूर्त उठता है, लेकिन इसमें लेखक के क्षोभ, दुख और आवेश की अभिव्यक्ति भी बेहद पारदर्शी है। यानी कि एक सधा हुआ व्यंग समयगत प्रवृत्ति को नंगा करता हुआ है। इस लेख की हुनर का एक शिखर हमें सांप का पिटारा रचना में मिलता है। यह सारिका में छपी रा वा की टिप्पणी थी। लेखक ने इसी तरह से लिखा है रा वा, और ये इशारा पर्याप्त है। नस्लवादी भाषाई निगाह को लेकर हशमत ने जिस खुले रूप में मजमेबाज जनाब रा बा की खबर ली है, उसका एक अंश। भाईजान, अदबी मौसम का फोरकास्ट देखकर शुद्धता के बहाने लोगों पर किए जाने वाले साहित्यिक हथकंडों से हमारी भी वाकियत है। इसमें भाषा को घसीटना बड़ी घटिया और तुच्छी हरकत लगती है, खास तौर पर जब हिंदी के नाम पर खुलेआम आप सांप्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं। तो जहां जहां भाषा और धर्म के नाम पर कोई भी अलगाववादी और विभाजनकारी कोशिश दिखाई देती है, लेखक बिना संकोच के उसे बेलिबास करता जाता है। हशमत एक दिलचस्प दास्तान गोई में अपने और सामने वाले किरदार के मन के दरीचों को खूबसूरत अंदाज में खोलती चलती हैं। गिरिराज किशोर की कृति यथासंभव पर लिखते हुए उनकी कृति और कृतिकार से आत्मीयता का एक विरल रंग दिखाई देता है, और वे स्वीकार करते हुए लिखती हैं, हमें गुमान भी न था और गिरिराज ने हमारी बेखबरी में ही खुफिया तरीके से हमसे कहानी छीन ली। इनटू ब्रैकेट, लिख ना पाने की बेबसी पर हशमत ने क्या दलील दी है, उस पर लानत भेजिए। अपनी इस किताब में वो किसी भी तीसरे दर्जे की माल की पक्षधरता में खड़ी नहीं होती, और ये एक मानी की एक बात है। एक गहरी पोएटिक सेंसिबिलिटी कृष्णा जी के तमाम लेखन में दिखाई देती है, और वो एक बेहद दमदार धातु की तरह चमकती रहती है। मंडी हाउस पर तो ऐसा लगता है कई बार उन्होंने अफसाने ही लिखे हैं। कई विधाओं की आवाजाही से तामीर होता हुआ जो गद्य है, वो एक जलसे की तरह लगता है, जैसे शब्दों का जलसा चल रहा है, कहावतों का, सूक्तियों का। मंडी हाउस की उस शान को, उस समय को रोशन करने के लिए उन्होंने अनीस की शायरी का इस्तेमाल किया है, तो क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है। जब तक ये चमक मेह के परतों से न जाए, अकली में सुखन मेरे कलम रो से न जाए, तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को दूं आप तो गोहर से मिला दूं, जर्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूं, खारों की नजाकत में गुले तर से मिला दूं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से। तो दोस्तों, हशमत की ये परम अभिव्यक्ति का जो जादू है, लगता है कि एक विशाल कैनवास पर भाषा और कथ्य की जुगलबंदी से बनता विचारों का कोई आदम का चित्र है। जितने और जिस तरह के किरदार, उसी वजन का चित्रांकन। नागार्जुन का एक सुंदर पोर्ट्रेट उन्होंने लिखा है, जिसे हम रेखा चित्र भी कहते हैं, और इसे पढ़ते हुए तो मुझे सिर्फ महादेवी की याद आती है। मंझोले कद के नागार्जुन स्वभाव से न सख्त थे न बेलचक, छरेरा बदन, निकलती हुई गर्दन, गोल गोल गुलट्टी आंखें, जरा छोटी, चेहरा मोहरा कुछ इस तरह का कि जिससे देख पूरे इलाके का मुंह माता चमक उठे। हशमत का जो बाबा से संवाद हुआ, उसको बाबा की ही भाषा में उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपने उस लेख में शामिल कर लिया है। तो वो भी एक अंश देखिए, मतलब पुनर्रचना, किसी की भाषा को यथावत आप ले आए, तो वो जो पुनर्रचना और पुनर्जीवन का सवाल है, वो भी बहुत पीछे न जाओ, तुलसी को ही लो। निसंदेह चतुर थे, पर महाकवि पोंगा पंथी के आचार्य रहे।
अंधविश्वास और भक्ति भावुक आस्था में जजमानों को फंसा गए। तुलसीदास राम के नाम पर उनका और उनके साथ अपने सैकड़ों वर्षों का बीमा करवा गए। क्या समझे? कवि जी ने राम को रखा बीच में और प्रसादी भक्तों में बांट दी। देख रहा हूं तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आ रही, पर एक बात तुलसी की शान में कहूंगा कि भैया जी को लोकचित का भयंकर ज्ञान था। यहां तक सचेत थे कि कविता में सिर्फ छंद अलंकारों का जिम्नास्टिक काफी नहीं। कुछ ऐसा किया मेरे दोस्त ने कि रामायण रखवा दी रहल पर और लोक मंच पे रामलीला फिट कर दी। किस्सा होता ये कि महाकवि बघार लगा लगा कर राम नाम को पचा गए और अपने को अमर कर गए। तो ये जो पुनर्रचना है, मतलब यथावत जो कुछ घटा होगा उसका, तो ये उनकी शैलीगत विशेषता है। हशमत निर्मल वर्मा के अखलाक और लेखन पर जब लिखती है तो उपज का एक दूसरा जलवा दिखाई देता है। दो अंश। निर्मल का साहित्य आम आदमी साधारण दिल दिमाग का साहित्य नहीं है। निर्मल का रचना संसार सोफिस्टिकेटेड, मानसिक रूप से अति परिष्कृत वर्ग का साहित्य है। ऐसा कहना निर्मल की रचनात्मक सीमाओं की ओर इशारा करना नहीं है, बल्कि उसकी विशेषताओं का जायजा लेना है। वे आगे लिखती हैं कि निर्मल यथार्थ से अलग एक और दूसरी दुनिया बना देने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरा, दोपहर निर्मल के साथ गुजार हम नीचे उतरे, 2-4 कदम उठाए होंगे कि फिर पलट लिए। सोचा निर्मल से ये तो कहते जाए कि प्यारे दोस्त, शाम ढले कंसर्ट पर जाओ, बीथोवन सुनो, रविशंकर, अली अकबर खान, मगर जो तुम्हारी गली में थूथने उठाए सुअर घूम रहे हैं उन्हें भी तो देखो, कुछ गौर करो। तुम्हारी लाजवाब कलम से कोई यथार्थ तो उभरे, कोई एक यथार्थ जिंदगी से जिंदगी तक जुड़ा हुआ। अदब, तमीजदारी और कंसर्न के साथ कहने का यह तरीका हशमत का ही हो सकता है। मैं बिल्कुल अंत में आ गया हूँ क्योंकि आपने इशारा कर दिया है, और मैं क्या करूं, मुझे 30 मिनट दिया गया था, बाकी लोगों को 20 मिनट दिया गया। तो एक आध नजीर और, जोशी मनोहर शाह जी, यही लेख का शीर्षक है। उल्टा कर दिया। हशमत जी की जो कुछ रोमांचक इबारतें हैं जोशी जी पर। ब्राह्मण कुमार मनोहर श्याम ने कथावाचक की कुलीन पठनीयता का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो उनके समकालीनों के लिए तोड़ना मुश्किल होगा। जाहिर है जोशी महाराज जेट एज में विचरते हैं। जहां तक चूहेश्वर का संबंध है, लगता है जोशी बागेश्वर मुक्तेश्वर को छोड़कर कुछ नए पर्यटक तीर्थ बनाने चले हैं। पापेश्वर, झूठेश्वर, स्मगलेश्वर, ऋषवेश्वर, कालेश्वर, गधेश्वर। दोस्तों, ऐसे मौलिक विचारों का स्रोत कुरु कुरु स्वाहा का निरंतर पाठ है। जोशी जी ने कागज पर बिल्ली बनाने की कोशिश की तो उनकी अनाड़ी ड्राइंग से बिल्ली और चूहे के बीच की सी शक्ल अख्तियार हो गई। हशमत आगे लिखती है, कहीं नोक पलक हिंदी, कहीं नाक नक्शा एंग्लो वर्नाकुलर, आधा देसी आधा अंग्रेजी, आधा गोरा आधा काला, सहसा आईने में इबारत कौंधी, खिचड़ी नस्ल का इंटेलेक्चुअल बौद्धिक घराना, जिल्द देसी तो पोशाक अंग्रेजी। इसके आगे उपसंहार में कहती, पर दोस्तों इन सब मिलावटी मिश्रणों के, खिचड़ी घरानों के, बेशुमार शागिर्दों के बावजूद तो है जो कुछ है, सफेद पोष भारतीय बौद्धिक वर्ग में जिंदा है। क्या है? क्या है? कुछ है जरूर। आगे लिखती कि हशमत की नजर कमजोर है, आप शनाख्त कीजिए। तो उम्मीद है आपने कर ली होगी। हमने तो चावल के कुछ दानों में अपनी बात समेट के रख दी,
अब उसका रिजल्ट 0 हो तो हुआ करे, क्योंकि अशोक जी का जैसा आदेश था वैसा हुक्म बजा लाए, बाकी आगे देखा जाएगा। वाह। शुक्रिया।